नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और मधेपुरा से इस बीच बड़ी खबर, जहां मधेपुरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। सब्जी विक्रेता और पत्नी को गोली मारी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुरलीगंज के रजनी पंचायत के परसादी चौक की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार रजनी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में प्रसादी चौक पर डबल मर्डर से सनसनी मच गई। अपराधियों ने सब्जी विक्रेता बुजुर्ग दंपति दिनेश दास और उनकी पत्नी भोलिया देवी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने दिनेश दास को कनपट्टी पर और उनकी पत्नी को चेहरे पर गोली मारी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। डबल मर्डर की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। तो देखिए, मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां पुलिस अब इस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रजनी पंचायत के परसादी चौक की यह घटना सामने आई है। पुलिस मौके पर मौजूद है। बता दें कि डबल मर्डर से यहां पर सनसनी है और इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। सबसे दुकानदार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। हत्या किस वजह से की गई है, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, और इस डबल मर्डर की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और बताया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें कि बदमाशों ने दिनेश दास को कनपट्टी पर और उनकी पत्नी को चेहरे पर सीधे गोली मार दी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बता दें कि अपराधियों ने सब्जी विक्रेता बुजुर्ग दंपति दिनेश दास और उनकी पत्नी भोलिया देवी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है। बदमाशों ने दिनेश दास को कनपट्टी पर और उनकी पत्नी को चेहरे पर गोली मारी है और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। रजनी पंचायत के परसादी चौक की यह घटना सामने आई है। रजनी पंचायत के वार्ड नंबर 14 ये घटना है, जहां डबल मर्डर से सनसनी है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या कोई साजिश थी, क्या किसी से कोई विवाद था, क्योंकि पुलिस अब तक इस एंगल की जांच नहीं कर पाई है कि आखिर किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, इस डबल मर्डर से सनसनी है। अपराधियों ने सब्जी विक्रेता बुजुर्ग दंपति दिनेश दास और उनकी पत्नी भोलिया देवी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है। अब आसपास के लोगों से, इसके साथ साथ बाकी अगर परिवार वाले उनके हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। बिल्कुल, मधेपुरा से बड़ी खबर बता रहे थे राहुल। अब एक पटना से भी बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। देखिए, किदवईपुरी का ही ये मामला है। मृतक के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है और बिना पुलिस को बताए पोस्टमार्टम कराया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया। डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई और बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना पुलिस को बताए पोस्टमार्टम भी करा लिया गया। अब इसके बाद देखिए, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मृतक के घर वालों ने हत्या का आरोप लगा दिया है। हालांकि पूरा क्या मामला है, ये अब जांच का विषय है। पुलिस तक बात पहुंचाए बिना ही पोस्टमार्टम करा लिया गया। डॉक्टर की पत्नी की मौत और संदिग्ध हालत में मौत की वजह से हड़कंप मच गया। कई सारे सवाल उठने लग गए हैं। सवालों के घेरे में है डॉक्टर और परिवार वाले जो हैं वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत होती है और बिना पुलिस को बताए पोस्टमार्टम करा लिया जाता है, क्या मामला है? जी बिल्कुल, कल देर रात की ये घटना है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के किदवईपुरी में ये डॉक्टर हैं जिनकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जो पत्नी के परिवार वाले हैं, इनके मायके वाले हैं, वे हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बगैर पुलिस को बताए, चूंकि डेड बॉडी जो है वो पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। तो ऐसे में जो परिवार वाले हैं उनको शक है कि उनकी हत्या की गई है और उन्होंने पुलिस में शिकायत की। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जो ससुराल वाले हैं उनसे पूछताछ की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में परिजनों के बयान पर केस दर्ज किया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। देखना है छानबीन के बाद क्या कुछ बात निकल कर सामने आते हैं, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मामला है जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। जी, डॉक्टर की ही पत्नी की मौत, संजय, तो क्या डॉक्टर को पता था कि पत्नी बीमार है या किस वजह से मौत हुई है, या पता था कि किस वजह से मौत हुई इसीलिए पहले ही पोस्टमार्टम करा लिया गया?
देखिए, अचानक से वो सामान्य थी और संदिग्ध परिस्थिति में अचानक से उनकी मौत हुई है। जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि शाम में बातचीत हुई, सब चीज हुई, और कैसे अचानक मौत हो गई ये परिजनों को समझ में नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात है, उनका पोस्टमार्टम कराना वो भी पुलिस को बगैर सूचना दिए, तमाम तरह की जो शंकाएं हैं वो उभर कर सामने आई हैं। और ऐसे में पुलिस अपने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों की शिकायत पर देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ बात निकल कर सामने। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। अब चलिए राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ही वर्तमान और नीतीश कुमार ही भविष्य है। नीतीश कुमार को लेकर दिए गए सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सम्राट पर पलटवार किया है। आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश रहेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। आज भी नीतीश हैं, कल भी नीतीश हैं। नीतीश कुमार ही वर्तमान और नीतीश कुमार ही भविष्य हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा बयान है बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश रहेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। 2 दिन के अंदर बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने सीएम नीतीश को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। पहले सुन लीजिए केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने अपने बिहार दौरे के दौरान क्या कहा, और फिर न्यूज 18 से खास बातचीत में सम्राट चौधरी ने कैसे कहा कि आज भी नीतीश हैं, कल भी नीतीश रहेंगे। पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। नीतीश जी ने श्री बाबू के बाद कोई पहला मुख्यमंत्री है जिसने बिहार में काम किया। और आज जनता के बीच में आप कहीं भी चले जाइए, नीतीश जी के काम की ही चर्चा आपको मिलेगी। बीजेपी नेताओं ने जिस ढंग से सीएम नीतीश की तारीफ की है, उसके बाद विपक्षी खेमे से पलटवार होना लाजिमी था। किन शब्दों में हुआ, जरा सुनिए। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी कुर्सी के लिए जरूरी हैं, लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी अब बिहार के लिए जरूरी बन गए हैं। 2025 अब नहीं आएंगे नीतीश, ये तय जान लीजिए। कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए एक बयान के बाद विपक्ष एनडीए के अंदर मनमुटाव की गंध सूंघने में लगा था, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर बैठक की और इस बैठक में सीएम नीतीश ने चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की, जमीनी हकीकत को समझा और नेताओं को जरूरी टिप्स दिए। गुरुवार का दिन आम दिनों की तरह बिहार की राजधानी पटना में सब कुछ शांत था। तभी अचानक मुख्यमंत्री आवास के पास हलचल बढ़ने लगी। एक एक कर राज्य भर से जेडीयू के पार्टी पदाधिकारी एक अणे मार्ग पहुंचने लगे। पूछने पर पता चला सीएम नीतीश ने जिला स्तर के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद। नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग में करीब 350 से ज्यादा जेडीयू नेताओं से मुलाकात की। सबको सुने और बोले कि भाई ठीक है, आपकी बात को ध्यान रखा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं की बात सुनी और पूछा कि 2025 के नारे को कैसे पूरा करेंगे। 2025 का जो हमारा नारा है उसको कैसे कीजिएगा, तो सभी कार्यकर्ता एक स्वर से बोले कि इसको हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेताओं से जमीनी हकीकत समझी और उन्हें विधानसभा चुनाव में जनता तक पहुंचने का टिप्स दिया। साहब बोले हैं कि बस आपको लाइनअप करना है, आप लोग पुराने आदमी हैं, जो पुराने आदमी हैं उसको लाइनअप करना है और देखते हुए चलना है। चुनावी साल है, ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। सीएम नीतीश ने अचानक जिस ढंग से पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, वो बताता है कि वो अभी भी जमीनी हकीकत जानने के लिए अपने जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा करते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोकी है। मुकेश सहनी ने एक बार फिर कहा कि महागठबंधन जीता तो डिप्टी सीएम पद उनका। अब सहनी की दावेदारी ने महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही सहनी ने यह भी दोहरा दिया है कि अगर निषादों को अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में डाला जाता है तो पीएम मोदी के लिए प्राण भी दे देंगे। राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी बिहार की 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर महागठबंधन जीत गया तब तो डिप्टी सीएम का पद भी उन्हीं का होगा। ये दावा खुद मुकेश सहनी ने किया न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान। इन चुनावों में मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो मुकेश सहनी किस रूप में उनको दिखेंगे? राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में कोई दूसरा अति पिछड़ा में लीडरशिप उभरा हुआ है। 37% वोट का नेतृत्व करेंगे और उनका अपना भाई अपना बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उनका आरक्षण के पिछले 12 सालों से खून पसीना बहा के संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं तो मंत्री बन चुका था, मेरे पास विधायक था, मैं चाहता तो बीजेपी मोदी जी जिंदाबाद करता तो उनके साथ सेटल रहता। पर आपने तो ये कहा है कि आप मोदी जी जिंदाबाद करेंगे अगर अति पिछड़ा निषाद को उस वर्ग में शामिल कर दिया जाए। तो अगर वो कर देते हैं तो आप महागठबंधन छोड़ के उनके पास चले जाएंगे? प्राण तक दे देंगे भाजपा को। अगर मोदी जी आरक्षण लागू कर दे इलेक्शन से पहले तो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम दे देंगे, जान दे देंगे। सिर्फ मुझे जाने का क्या बात है और हम ना जाए लेकिन निषाद समाज सारे के सारे वोट बीजेपी को कर देंगे। सहनी ने आरक्षण देने पर मोदी के लिए प्राण देने वाला बयान भी दोहराया। सहनी सरेआम महागठबंधन में खुद को दूसरी बड़ी पार्टी बता रहे हैं जो कांग्रेस को नागवार है। बीजेपी जेडीयू के ऊपर कोई कटाक्ष है उनकी आलोचना करने के बजाय और कांग्रेस के ऊपर आधारहीन आरोपों को लेकर मीडिया में बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि उनकी नीयत क्या है। ये सब चीज़ें कांग्रेस को अस्वीकार्य है। इस तरह की बयानबाजी ना आगे हो। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव मुकेश सहनी के बयान का संदर्भ समझा रहे हैं, जरा सुनिए। कौन सा वक्तव्य किस संदर्भ में दिया गया है उस संदर्भों को देखा जाएगा। पर इतना जरूर मैं कहूंगा कि इंडिया अलायंस में कुछ भी इधर उधर नहीं है। कांग्रेस ने महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिस पर जेडीयू ने तंज कसा है। बिना कुछ दिए हुए हस्तक्षेप नहीं होना है। इसलिए वीआईपी पार्टी हो अथवा कांग्रेस पार्टी हो, तेजस्वी शरणम गच्छामि के साथ साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, कुछ न कुछ दान द्रव्य में जमीन दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, वही बचाव का रास्ता है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की दावेदारी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है और विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। देखना यह होगा कि चुनाव से पहले तेजस्वी कैसे दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिल्कुल राव, तो मुकेश सहनी ने जो डिमांड कर दिया है और उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के गठबंधन में सहमति तो नहीं देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर लगातार फोन के जरिए भी बात हो रही थी, लेकिन जवाब न मिलने पर पत्र लिखा गया है। एआईएमआईएम ने कहा चुनाव में सेक्युलर वोट का बंटवारा नहीं, इसीलिए सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए। अख्तरुल इमान साहब ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को भी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब को भी लिखी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को भी लिखी, सीपीआई के भी लिखी, मुकेश सहनी साहब को भी लिखी, सीपीएम को भी लिखी। सभी महागठबंधन के दलों को हमने लिखा है कि सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। तो लालू जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और सभी गठबंधन के दलों के सामने चिट्ठी भेजी है कि अब हमने खुले मन से खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। दरभंगा में जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी सीएम बनने के लिए लार टपका रहे हैं। तेजस्वी से नीतीश को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिहार की जनता उन्हें सर्टिफिकेट दे चुकी है। वहीं मंत्री मदन सहनी ने मतदाता सत्यापन अभियान को सही बताया। मदन सहनी ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव से पहले ही हार मान लिया है। दोनों नेता 20 साल बेमिसाल जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे।
ज़्यादा से हमको सर्टिफिकेट लेने का जरूरत है। बिहार के 14 करोड़ लोगों ने नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट दे दिया, वो लाट टपक रहा उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए। लोग रात में सपना देखते हैं, तेजस्वी यादव दीने में सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बन। यहाँ वैकेंसी है क्या? बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार जी, एक बात याद रखिएगा। उसका हम लोग समर्थन करते हैं और इससे जो घबरा रहे हैं वो सीधा समझ लीजिए कि हारने वाले जिस तरह से कानते हैं, रोते हैं, वही स्थिति है। उनको पहले से पता है कि हम लोग का इस बार फिर से यहाँ दाल नहीं गलने वाला है, इसलिए वो चुनाव आयोग पर और वोटर लिस्ट का सत्यापन के नाम पर अपना रोना रो रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार इन दिनों रोहतास के डेहरी इलाके में भ्रमण कर रही हैं। ज्योति सिंह ने यह कहा कि महिलाओं का विशेष अनुराग जुड़ा हुआ है, जहां भी जाते हैं महिलाओं का काफी सहयोग मिलता है और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में महिला वोटर जो है उनके साथ खड़ी होगी। और उन्होंने ये कहा है कि आज महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन्हें अगर आने वाले समय में कुछ करने का मौका मिला तो वो उन महिलाओं के साथ खड़ी नजर आएंगी। आपको ये बता दें कि ज्योति सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रही हैं। कहना है कि अगर ज्योति सिंह इस विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं तो हम लोग का फुल सपोर्ट रहेगा। तो किस तरह से आप महिलाओं के लिए खड़ा रहेंगे? देखिए, तो मैंने बोला है कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरीके से स्ट्रांगली ये लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जिस तरीके से ये मेरे साथ खड़े हैं उनके लिए मैं भी खड़ी रहूँ आगे चल के। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, हाँ मैं करके दिखाऊँगी अगर मैं बन जाती हूँ। और नालंदा से बड़ी खबर, जहां के सोसराय थाना क्षेत्र में घर लौट रहे एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के एक युवक की पिटाई कर दी। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मामला भड़क गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। तो दूसरे समुदाय के युवक की पिटाई की गई, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिससे युवक को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। रोहित कुमार शर्मा, घर है पूरा मोगल कुमार देवी स्थान से सब्जी लेके जा रहा था साइकिल से। उसी बीच जलूस आ रहा था बसार बीघा का। उसमें एक फैजल है लड़का, वही बसार बीघा देवी स्थान के बगल वाला लड़का। और जलूस में बहुत सा आदमी था, 50 साल उसका भाई है और बहुत सारा आदमी था, सब लाठी डंडा सब लिए हुए था। और उसको साइकिल इस लड़का के बच गया, इसको छुड़ाने में उसको भी मारिश है, इसको भी मारिश है। वो तो अभी पानी चढ़ रहा, वो आ गया है और इसका ये खाली चोट है। मेरे भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम घर आ रहे थे तो साइकिल से हम जा रहे थे, तभी 3-4 बच्चा ऐसी टकराया, उसके बाद साइकिल छीनने लगा। तो फिर हम उसको छुड़ा के थोड़ा सा आगे गए, फिर सब आ गया ऐसे मारा पीटी करेगा। फिर हल्का सा चोट लगा, उसके बाद इधर गए तो सब छुड़ाने लगा। क्या चीज़ जा रहा था? जुलूस? हाँ। किसका जुलूस? मुहर्रम का जुलूस। समस्तीपुर में पुलिस ने अपनी करतूत से एक बार फिर सबको शर्मसार कर दिया है। पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। सदर अस्पताल में पुलिस ने एक युवक से गाड़ी की सीट पर लगे हुए खून को साफ करवाया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आप देखिए। शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं समस्तीपुर की। एक युवक पुलिस की गाड़ी पर लगे खून को साफ कर रहा है। पुलिस पीपुल फ्रेंडली होने का दावा कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर रही है। पुलिस का अमानवीय चेहरा साफ दिख रहा है। दरअसल डायल 112 की टीम दूधपुरा से एक युवक को खून से लथपथ हालत में लेकर सदर अस्पताल आई। पुलिस ने ये अच्छा काम किया, लेकिन ठीक इसके बाद समस्तीपुर सदर अस्पताल परिसर में ये तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस की 112 नंबर की टीम जिस घायल युवक को लेकर अस्पताल आई थी, इस दौरान पुलिस गाड़ी की सीट खून से गंदी हो गई, लेकिन पुलिस के जवान उस खून को कैसे साफ करते? ऐसे में सदर अस्पताल परिसर में एक युवक से पुलिस की जीप को साफ करवाया गया। पुलिस के अधिकारी और जवान वहां खड़े खड़े देखते रहे। जिस युवक से गाड़ी साफ करवाया गया, उसे पुलिस अपने साथ इसी गाड़ी में लेकर आई और फिर उसी गाड़ी में लेकर चली गई। सबसे बड़ी बात है कि जब 112 नंबर की गाड़ी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी से सवाल किया गया, तो उन्होंने गाड़ी साफ करवाने की बात से इनकार कर दिया।
अभी आप गाड़ी साफ करवा रहे थे एक व्यक्ति से। गाड़ी साफ नहीं करवा रहे। गाड़ी का तो समस्तीपुर सदर अस्पताल में पुलिस की गाड़ी में लगे खून को साफ कर रहे युवक की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिस की गाड़ी गंदी हो गई तो साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? गाड़ी की सीट पर लगे खून को युवक से क्यों साफ करवाया गया? आखिर बिहार पुलिस कब जिम्मेदार बनेगी? पुलिस का अमानवीय चेहरा कब तक सामने आता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के दानापुर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक पूर्व सैनिक का बेटा म्यांमार में बंधक बना लिया गया है। यूट्यूबर सचिन कुमार सिंह को नेपाली गैंग में ने नौकरी का झांसा देकर किडनैप कर लिया और अब परिजनों से $5000 की फिरौती मांगी जा रही है। म्यांमार में दानापुर के एक युवक को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दानापुर के न्यू प्रगति नगर के रहने वाले सचिन सिंह म्यांमार में इंटरनेशनल गैंग की गिरफ्त में हैं। यूट्यूबर सचिन को नौकरी का झांसा देकर म्यांमार में बंधक बना लिया गया। सचिन को नौकरी का लालच देकर नेपाली गैंग ने म्यांमार पहुंचा दिया। फिर म्यांमार की सीमा पर इंटरनेशनल गैंग ने उसे बंधक बना लिया। अब सचिन को प्रताड़ित करने का फोटो और वीडियो भेजकर गैंग परिजनों से $5000 की डिमांड कर रहा है। परिजन विदेश मंत्रालय, म्यांमार में भारतीय दूतावास और साइबर सेल से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा भाई बैंकॉक गया था, वहाँ पे 7 दिन के लिए। फिर वहाँ एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति से उसका मुलाकात होता है। वो उसको जॉब के नाम पे वहाँ म्यांमार इलीगल तरीके से ले जाता है और वहाँ उसको बंधक बना करके और 4 लाख रुपए की मांग करता है। और अब मैं भारत सरकार एम्बेसी से गुहार लगाता हूँ कि कृपया मेरे भाई को जल्द से जल्द संज्ञान ले। मेरा बच्चा जो है ना म्यांमार में गया, वहाँ से ले गया, बुला के वहाँ ले जाके फंसा दिया है, मारपीट टॉर्चर कर रहा है वहाँ कोई। उसके बाद में वहाँ के $50 का डिमांड कर रहा है कि इतना डॉलर चाहिए, $1000 चाहिए तब बच्चा के जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। सचिन को म्यांमार में बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। वीडियो कॉल पर परिवार को उसकी हालत दिखाकर पैसे की डिमांड की जा रही है। लाखों रुपए पहले ही समस्तीपुर के एक सहयोगी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए जा चुके हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में समस्तीपुर के युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा उनके परिजनों द्वारा जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। उसको बंधक बनाने वाले लोगों का नाम का सत्यापन हो चुका है तथा सक्षम प्राधिकार को उनको रिलीज करवाने हेतु थाना स्तर से लिखा भी गया है। सचिन सिंह बैंकॉक घूमने के लिए गए थे। वहां उनकी मुलाकात धर्मेंद्र नाम के नेपाली व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें मोटी सैलरी का झांसा दिया। फिर सचिन इंटरनेशनल गैंग की गिरफ्त में आ गया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सोशल मीडिया या अनजान एजेंटों के झांसे में आकर विदेश यात्रा कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब सबको इंतजार है सचिन के सुरक्षित वतन वापसी का। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। बिहार झारखंड से जुड़ी हुई खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।